हेलो गाइस, मैं सत्यम एंड योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसी एक्सप्लेन्ड। गाइस, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है द टुमारो वॉर। और गाइस, अगर आपको एलियंस और टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ें पसंद है तो ये मूवी आपके लिए ही है। तो गाइस, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक तबाह होता हुआ शहर दिखता है जहां आसमान से बहुत सारे लोग नीचे गिर रहे थे और इनमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर डैन फॉरेस्टर भी होता है। फिर वो सब लोग नीचे गिरते हैं जिनमें डैन के साथ और भी कुछ लोग स्विमिंग पूल में गिर के बच जाते हैं और बाकी जमीन पर गिर के मारे जाते हैं। फिर सीन 28 साल पहले दिसंबर 2022 में शिफ्ट होता है जहाँ डैन किसी को फोन पे आर्मी रिसर्च लैब में जॉब के लिए अपना इंटरव्यू दे रहा था, जो उन्हें अपने बारे में बताता है कि उसने आर्मी फोर्स में भी काम करा है और अब हाई स्कूल में बायोलॉजी पढ़ा रहा है। फिर डैन उन्हें अपना बाकी का डेटा रात को देने को बोल के अपने घर में चला जाता है जहां हमें उसकी फैमिली दिखती है जिसमें उसकी वाइफ एमी फॉरेस्टर और उसकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर होती है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि डैन अपने डैड जेम्स फॉरेस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि वो उसे और उसकी मॉम को काफी साल पहले ही छोड़ के चले गए थे। फिर डैन घर के बाहर जाता है जहाँ वो उन्हीं से बात कर रहा था जिन्हें वो अपना इंटरव्यू दे रहा था, जो डैन को बताते हैं कि वो उसे जॉब नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला कोई मिल गया है। फिर ये सुन डैन का मूड खराब हो जाता है और वो घर के अंदर जाके अपनी बेटी के साथ फुटबॉल मैच देखने लगता है। और जब मैच एक अच्छे मोड़ पे था तभी फुटबॉल ग्राउंड में एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें से हथियारों से लैस कई लोग निकलते हैं जिनकी लीडर उन्हें बताती है कि वो सब फ्यूचर से आए हैं और वो बताती है कि फ्यूचर में 30 साल आगे हमारी जंग छिड़ी हुई है और ये जंग हमारी इंसानों के साथ नहीं है और हम ये जंग हार रहे हैं और अब फ्यूचर में बस 12 महीनों में ही अर्थ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, इसलिए हमें आपकी जरूरत है। फिर हमें 12 महीने बाद का सीन दिखता है जहां हमें न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि फ्यूचर में जंग व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियंस के खिलाफ चल रही है और उन्हें रोकने के लिए यहाँ से हर हफ्ते 1000 सोल्जर्स को भेजा जा रहा है, पर 30% ही लोग वापस आ पाते हैं। इसलिए अब सरकार जाबाज नागरिकों को भविष्य की दुनिया में भेज रही है और आम नागरिकों की मौत की वजह से पूरे दुनिया में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। फिर हमें दिखता है नेक्स्ट डे डैन हाई स्कूल में स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ा रहा था पर कोई उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेता, तो डैन पूछता है कि तुम्हें किस टॉपिक पे बात करनी है। तो एक स्टूडेंट मार्टिन बोलता है कि उसे वॉल्केनोस के बारे में बात करनी है, पर डैन बाकियों से पूछता है कि उन्हें किस बारे में बात करनी है। तो बाकी स्टूडेंट्स उससे बोलते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि फ्यूचर में सब मारे जाएंगे। तो डैन स्टूडेंट्स को बोलता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी साइंस इम्पोर्टेंट है, इसलिए साइंस की हमें जरूरत है। तभी डैन के फोन पे एक इमरजेंसी अलर्ट आता है कि उसे अपने लोकल MEPS ऑफिस में अपना ड्राफ्ट स्टेटस कंफर्म कराने जाना है। फिर डैन MEPS ऑफिस जाता है जहां लोगों को फ्यूचर में भेजने के लिए सिलेक्शन हो रहे थे। फिर वहां डैन को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसके हाथ में एक जंप बैंड बांध दिया जाता है जिससे वो फ्यूचर में जाएगा और काम पूरा होने के बाद वापस आएगा। फिर आर्मी वाले डैन को 1 दिन का टाइम देके बेसिक ट्रेनिंग पे आने को बोलते हैं। फिर डैन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डैन की वाइफ एमी दिखती है जो उन लोगों से बात कर रही थी जो फ्यूचर से जिंदा वापस आ गए थे। फिर वहाँ डैन भी आ जाता है और एमी को बताता है कि अब वो फ्यूचर में जाएगा। तो एमी डैन को उसके डैड से मिलने को बोलती है ताकि वो डैन के हाथ से जंप बैंड को अलग कर सके। फिर डैन अपने डैड जेम्स फॉरेस्टर के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। तो जेम्स डैन के हाथ से जंप बैंड अलग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वहाँ जेम्स और डैन में बहस हो जाती है और डैन वहाँ से घर चला आ जाता है। और वहाँ डैन अपनी बेटी को बताता है कि वो 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर जा रहा है और यहाँ म्यूरी को पता चल जाता है कि उसका डैड फ्यूचर में लड़ने जा रहा है। तो यहाँ डैन म्यूरी को प्रॉमिस करता है कि वो वापस जरूर आएगा। फिर 1 दिन बाद डैन बेसिक ट्रेनिंग पे जाता है जहाँ सभी को ये बताया जाता है कि उन्हें व्हाइट स्पाइक्स के गले और पेट पे निशाना लगाना है और उन्हें ये भी बताया जाता है कि उनकी ड्यूटी 7 दिन मतलब 168 घंटे तक चलेगी और उसके बाद उन्हें ऑटोमेटिकली यहाँ पर बुला लिया जाएगा। फिर सभी लोगों को बताया जाता है कि उनमें से ज्यादा लोग डी फोर्स के साथ जाएंगे और थोड़े आर फोर्स के साथ। और डैन यहाँ आर फोर्स में था जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम चार्ली होता है। फिर वहाँ चार्ली डैन को एक आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम डोरियन होता है और वो फ्यूचर में तीसरी बार जा रहा है। फिर वहाँ आर फोर्स की मीटिंग शुरू होती है जिसमें सभी को उनका काम समझाया जाता है और जंप लिंक के बारे में बताया जाता है जिससे कि वो फ्यूचर से यहाँ और यहाँ से फ्यूचर में जंप करते हैं। फिर वहाँ सभी को बताया जाता है कि व्हाइट स्पाइक्स वीक में 1 दिन अपने घोंसले में ही रहते हैं और इस दिन को हम सब बात कहते हैं। फिर मीटिंग के बाद जब सब आराम कर रहे थे तो एक इमरजेंसी अलार्म बजता है क्योंकि फ्यूचर की आखिरी रिसर्च लैब पर व्हाइट स्पाइक्स का हमला हो गया है, इसलिए यहाँ सभी को 1 हफ्ते बाद की जगह अभी फ्यूचर में भेजा
जा रहा है। फिर जब सबको भेजा जा रहा था तो आउटपुट में कुछ गड़बड़ हो जाती है और जंप लिंक फ्यूचर में सबको 5 मीटर की ऊंचाई से गिराने की जगह 300 मीटर की ऊंचाई से गिरा देती है। फिर यहाँ हमें वही सीन दिखता है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखा था, जहाँ डैन के साथ बस कुछ लोग ही बसते हैं। फिर वहाँ रोमियो कमांड R4 से कम्युनिकेट करके डैन से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है, इसलिए वो शहर पर बम गिरवाने वाले हैं। जिससे पहले डैन और उसकी टीम को उन्हीं के पास की रिसर्च लैब में से उनकी रिसर्च टीम को बचाकर लाना है। फिर जब डैन अपनी टीम के साथ रिसर्च लैब पहुंचता है तो उन्हें दिखता है कि रिसर्च टीम को व्हाइट स्पाइक्स ने मार दिया है। इसलिए डैन और उसकी टीम रोमियो कमांड के बोलने पर वहां से कुछ हार्ड ड्राइव्स और नीली शीशियां लेके पीछे के रास्ते से निकलने लगते हैं। पर जब वो वहां से जा रहे थे तो व्हाइट स्पाइक्स उन पर हमला कर देते हैं, जो कसम से बहुत ज्यादा खतरनाक थे। पर वो लोग उन व्हाइट स्पाइक्स से बच के बिल्डिंग के बाहर निकल जाते हैं। पर वहाँ डैन और उसकी टीम पर और भी ज्यादा व्हाइट स्पाइक्स हमला कर देते हैं। पर तभी वहाँ रोमियो कमांड व्हाइट स्पाइक्स पे बम गिरवा देते हैं, जिसके बाद पूरी टीम में से सिर्फ डैन, चार्ली और डोरियन ही बचते हैं, जिन्हें फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर पहुंचा दिया जाता है। जहां डोरियन डैन को बताता है कि उसे कैंसर है और वो 6 महीने में मर जाएगा, इसलिए वो यहाँ तीसरी बार आया है। तभी वहाँ डैन को कर्नल फॉरेस्टर कुछ काम से बुलाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि कर्नल फॉरेस्टर असल में डैन की बेटी म्यूरी फॉरेस्टर ही है, जिसने R4 को बनाया है। फिर वहाँ म्यूरी डैन को बताती है कि उसके पास एक जहर है जिससे सारे मेल व्हाइट स्पाइक्स मारे जाते हैं पर फीमेल नहीं मरती, इसलिए हमें उसे पकड़ के पता करना है कि वो क्यों नहीं मरती। जिसके बाद डैन और म्यूरी वहाँ के लिए निकल जाते हैं जहाँ फीमेल व्हाइट स्पाइक है। जहाँ रास्ते में डैन म्यूरी से पूछता है कि उसके साथ फ्यूचर में क्या हुआ था, पर म्यूरी डैन को कुछ नहीं बताती। जिसके बाद वो लोग व्हाइट स्पाइक्स के घोंसले पे पहुँचते हैं, जहाँ म्यूरी, डैन और म्यूरी की फोर्स किसी तरह फीमेल व्हाइट स्पाइक को काबू में करके उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। पर तभी वहाँ उनकी तरफ मेल व्हाइट स्पाइक की फौज बढ़ने लगती है, पर वो लोग हेलीकॉप्टर की हेल्प से फीमेल व्हाइट स्पाइक को वहाँ से निकलवा देते हैं और खुद भी उनसे बच के वहाँ से दूर निकल जाते हैं। फिर काफी दूर आने के बाद म्यूरी अपनी गाड़ी रोक के हेलीकॉप्टर्स को सिग्नल दे देती है। फिर म्यूरी वहाँ डैन को बताती है कि उसने फ्यूचर में उसे और उसकी मॉम को अकेला छोड़ दिया था जब वो सिर्फ 14 साल की थी। और म्यूरी बताती है कि डैन की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। फिर तभी वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं जो उन दोनों को डीप वेल 9 पे ले जाते हैं, जहाँ जाके म्यूरी फीमेल व्हाइट स्पाइक का ब्लड सैंपल लेके उसे खत्म करने के लिए जहर बनाने के काम पर लग जाती है। और यहाँ अब डैन को वापस पास्ट में भेजने के लिए बस कुछ ही घंटों का समय रह गया था, इसलिए म्यूरी डैन को बताती है कि उसने डैन को यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि डैन जहर को पास्ट की दुनिया में ले जाए और ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। फिर वहाँ काफी कोशिश के बाद म्यूरी जहर बना लेती है, पर तभी वहाँ मेल व्हाइट स्पाइक्स फीमेल व्हाइट स्पाइक को बचाने के लिए डीप वेल 9 में घुस जाते हैं और फीमेल व्हाइट स्पाइक को आजाद कर देते हैं। पर तब तक म्यूरी और डैन लैब से जहर लेके निकल चुके थे। फिर वहाँ म्यूरी अपनी आधी से ज्यादा फोर्स जंपलिंग को बचाने में लगा देती है, जिसके बाद म्यूरी और डैन हेलीकॉप्टर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो जिंदा रहे और जहर भी बचा रहे। पर तभी वहाँ व्हाइट स्पाइक्स डीप वेल 9 के बेस को उड़ा देते हैं और जंप लिंक बस किसी तरह बच जाती है। और अब यहाँ डैन को वापस जाने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय रह गया था, इसलिए म्यूरी उसे जहर की शीशी दे देती है। जिसके बाद उन दोनों पर भी व्हाइट स्पाइक्स हमला कर देते हैं, जिसमें म्यूरी मारी जाती है और टाइम खत्म होने की वजह से डैन वापस पास्ट में जहर की शीशी लेके आ जाता है और सबसे पहले अपनी वाइफ से मिलता है और घर जाके अपनी बेटी से भी मिलता है। और नाइट में डैन अपनी वाइफ एमी को बताता है कि वो फ्यूचर में म्यूरी से मिला था और म्यूरी ने उसे जहर बना के दिया है जिससे वो जंग शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। फिर वो दोनों ये बात करते हैं कि एलियंस का पहला हमला रूस में 2048 में हुआ था, पर तब इंसानों को उनके स्पेसशिप्स के बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ लैंड हुए थे। तो एमी डैन से बोलती है कि एलियंस का पहला हमला 2048 में हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तभी यहाँ अर्थ पर आए थे, ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस काफी पहले से ही अर्थ पर हो। तो ये सुन के डैन को एक आइडिया आता है और वो डोरियन के पास जाता है, क्योंकि उसके पास सबसे पहले मरने वाले व्हाइट स्पाइक का पंजा था जो कि वो अपने गले में पहनता था। फिर डैन डोरियन से वो पंजा लेके चार्ली से चेक करवाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इसमें वोल्केनो की राख है और ये राख रूस की नहीं चीन की है। और ये कैसे हुआ ये जानने के लिए वो लोग मार्टिन के पास जाके उससे पूछते हैं, जहाँ मार्टिन उन्हें चीन और कोरिया के बॉर्डर पे मौजूद चैंगवाई वोल्केनो के बारे में बताता है, जो सन 946 में फटा था, जिसकी राख आधी धरती पर छा गई थी, जो अब भी बर्फ में दबी हुई होगी। जिसके बाद उन्हें वहाँ एक ग्लेशियर के बारे में पता चलता है, जहाँ 400 मीटर की गहराई पे वोल्केनो की राख मिली थी। जिसके बाद वो लोग वहाँ जाने के लिए सरकार की हेल्प मांगते हैं, पर सरकार उनके मिशन पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए डैन अपने डैड के पास जाके उनसे हेल्प मांगता है और वो मान भी जाते हैं और एक प्लेन का इंतजाम कर देते हैं। और वहाँ फ्यूचर
फ्यूचर से आए लोगों की लीडर जहर को ज्यादा मात्रा में बनवा कर ले आती है, जिसके बाद वो सब ग्लेशियर पे पहुंचने के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद खोजबीन करने लगते हैं। और तभी वहां उन्हें कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है और उनके कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग वहां एक ब्लास्ट करके जमीन के नीचे जाते हैं, जहां उन्हें एलियंस की स्पेसशिप मिल जाती है। जिसके बाद जेम्स और चार्ली बाहर रुकते हैं और डैन के साथ बाकी लोग अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एलियंस दिखते हैं जो कि एक हाइबरनेशन टाइप की जगह में थे, जहां डैन और उसकी टीम कुछ एलियंस पर जहर का टेस्ट करते हैं और जहर काम भी करता है। फिर जब डैन फीमेल व्हाइट स्पाइक को जहर दे रहा था तो वो और वहाँ मौजूद बाकी व्हाइट स्पाइक जाग जाते हैं और शिप से बाहर भागने लगते हैं। इसलिए डोरियन डैन को शिप से बाहर भेज देता है और खुद वहाँ रुक के C4 RDX से पूरी शिप को उड़ा देता है और सभी एलियंस को मार देता है। और तब तक फीमेल व्हाइट स्पाइक वहाँ से भाग चुकी थी और बाहर सिर्फ डैन, जेम्स और चार्ली ही बचे थे। जिसके बाद डैन और जेम्स फीमेल व्हाइट स्पाइक को मारने के लिए उसके पास जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। और इस सब के बीच डैन उस फीमेल व्हाइट स्पाइक के हाथ में जहर को इंजेक्ट कर देता है, पर वो फीमेल व्हाइट स्पाइक अपने हाथ को ही उखाड़ फेंकती है और उन पर दोबारा हमला करने लगती है। पर इस बार डैन और जेम्स उसकी आंखों पर वार करके उसे अंधा कर देते हैं। जिसके बाद डैन उसके मुंह में जहर की बोतल डाल के तोड़ देता है और उसे खाई में फेंक देता है, जिसके बाद वो मर जाती है और सब कुछ सही हो जाता है। जिसके बाद डैन अब अपने घर जाता है और अपनी बेटी को उनके दादाजी से मिलवाता है, जिनसे अब डैन का झगड़ा सुलझ गया था। जिसके बाद ये मूवियाँ खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और आपको इस मूवी में जो पार्ट सबसे अच्छा लगा उसे नीचे जरूर कमेंट करें। तो गाइस, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।